बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा राज्य था जहां एक राजा राज करता था। राजा की 3 रानियां थीं और तीनों ही बहुत सुंदर थीं। किस्मत ऐसी थी कि तीनों एक साथ गर्भवती हुईं। अब आप सोचिए, ये खबर जैसे ही फैली तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, वाह, हमारे राज्य का भविष्य तो उज्जवल है। एक साथ तीन तीन उत्तराधिकारी जन्म लेंगे। राज्य का नाम रोशन होगा। महल में उत्सव की तैयारी होने लगी। हर रानी के कमरे में सुंदर सुंदर झूले सजाए गए। नौकरानियां और दाइयां हरदम सेवा में लगी रहती। राजा खुद भी खुश था। वो सोचता, मेरे बाद मेरा राज्य संभालने के लिए 3 3 बेटे होंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब समय आया तो सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर सा राजकुमार जन्मा। राजा और महल वाले फूले नहीं समाये। फिर दूसरी रानी के आंगन में भी खुशी आई, उसने भी गोरे चिट्टे रूपवान राजकुमार को जन्म दिया। अब सबकी नजरें तीसरी सबसे छोटी रानी की ओर थीं। सब लोग सोच रहे थे, अब तो तीसरा राजकुमार भी आ जाएगा, फिर तो राजा की किस्मत चमक जाएगी। लेकिन तभी महल से एक अजीब खबर आई। छोटी रानी के कक्ष से पता चला कि उसने कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लोटा जन्मा है। हाँ, आपने सही सुना, एक पीतल का चमचमाता लोटा। बस ये सुनते ही पूरा महल हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ दबे दबे हंसने लगे। औरों ने कान में कान डालकर फुसफुसाना शुरू कर दिया, अरे ये कैसी अनहोनी हो गई। कोई औरत लोटा कैसे जन्म सकती है। ये तो राज्य के लिए अपशकुन है। राजा के लिए ये खबर किसी बिजली के गिरने से कम नहीं थी। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। वो गुस्से और अपमान से भर गया। उसने छोटी रानी को ताने मारने शुरू कर दिए। बोला, ये सब तेरे ही पाप का फल है। तूने मेरा नाम खराब कर दिया। बेचारी छोटी रानी, उसने तो जो हुआ सह ही लिया, लेकिन उसके दिल में ये चोट हमेशा के लिए बैठ गई। धीरे धीरे राजा उससे दूरी बनाने लगा। महल में भी लोग उसे नीचा दिखाने लगे। छोटी रानी अकेली पड़ गई। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। बड़ी और मंझली रानी के बेटे धीरे धीरे जवान होने लगे। दोनों ही राजकुमार सुंदर और बलवान निकले। घुड़सवारी, शिकार और युद्धकला में माहिर होने लगे। लेकिन उनके साथ हमेशा वो अजीब सा लोटा भी रहता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो सुनिए, जब दोनों राजकुमार दरबार जाते, पढ़ाई के लिए बैठते या मैदान में खेलते, तो वो लोटा भी उनके साथ लुढ़कता लुढ़कता चला जाता। राजा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था ये उसके परिवार पर दाग है। जब भी वो लोटे को देखता उसे गुस्सा आता। लेकिन छोटी रानी ने कभी उसे छोड़ा नहीं। उसके लिए तो वही उसका बेटा था। वो लोटे को अपनी गोद में लेकर थपकी देती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुलाती है। कई बार वो उससे बातें भी करती, तू चाहे जैसा है, लेकिन तू मेरा बेटा है। अब यहीं से कहानी में रहस्य और चमत्कार शुरू होते हैं। जब भी राज्य पर कोई संकट आता, सबसे पहले वही लोटा काम आता। एक बार महल में अचानक आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तभी अचानक लोटे से पानी की धार निकली और आग बुझ गई। सब लोग दंग रह गए। फिर एक बार दोनों राजकुमार बीमार पड़ गए। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। छोटी रानी ने लोटे में पानी भरकर उन्हें पिलाया और देखो, दोनों राजकुमार चुटकियों में ठीक हो गए। अब दरबार और जनता सोचने लगी, ये लोटा साधारण नहीं है, इसमें जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। लेकिन राजा, जिद्दी स्वभाव का, अब भी मानने को तैयार नहीं था। वो सोचता, ये सब संयोग है। फिर एक साल ऐसा आया कि बादल बरसना ही भूल गए। नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग प्यास और भूख से मरने लगे। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। राजा बहुत परेशान हुआ। उसने देवताओं की पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी एक दिन अजीब घटना घटी। वो लोटा खुद लुढ़कता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा। पहले तो लोगों ने सोचा, ये क्या हो रहा है, लेकिन जिज्ञासा से सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। लोटा जाकर एक जगह रुक गया और अचानक वहां से पानी की धारा फूट पड़ी। मिट्टी से झरना फूट निकला, खेत लहलहा गए और लोगों की प्यास बुझ गई। उस दिन पूरा राज्य चिल्ला उठा, जय हो लोटा राजकुमार की। उस रात राजा बहुत भावुक हो गया।
उसे एहसास हुआ कि जिस लोटे को वो अपमान मानता रहा उसी ने उसके राज्य को बचा लिया। पहली बार उसने लोटे को अपनी गोद में उठाया। राजा ने जैसे ही उसे उठाया, ऐसा लगा मानो कोई नन्हा बच्चा उनकी गोद में आ गया हो। उन्होंने उसे सीने से लगाया जैसे कोई पिता अपने बेटे को प्यार से लगाता है। तभी किसी ने धीरे से सुझाव दिया, महाराज, इसमें थोड़ा पानी डालकर पीकर देखिए। राजा ने बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। जैसे ही पानी होठों से लगा, अचानक दरबार में तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो पूरा महल सूरज की रोशनी से भर गया हो। लोग अपनी आंखें ढकने लगे और देखते ही देखते वो लोटा बदलने लगा। उसका आकार बड़ा होने लगा, उसकी सतह चमक उठी और कुछ ही पलों में सबके सामने एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। उसका चेहरा चांद जैसा उज्ज्वल, आंखों में चमक और कंधों पर राजसी आभा, जैसे किसी ने मूर्तिकार की सबसे अद्भुत कृति को जीवन दे दिया हो। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वहां मौजूद दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी के हाथ से पंखा गिर गया तो कोई फर्श पर झुक गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे हुआ? ये कौन सा चमत्कार है? लोटा अचानक राजकुमार कैसे बन गया? राजा की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। उनके चेहरे पर भाव साफ कह रहे थे कि वो अपने दिल में इसे स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही समझना भी चाहते हैं कि असलियत क्या है। इतने में सबकी नजरें सबसे छोटी रानी की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आगे आई, उसके चेहरे पर दर्द और सच्चाई दोनों झलक रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, आज जो कुछ भी आपने देखा उसके पीछे एक रहस्य है। अब मैं आपसे और छुपा नहीं सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सांस रोके सुनने लगा। रानी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये बहुत पुरानी बात है, जब मेरी शादी आपसे नहीं हुई थी। मैं अपने पिता के राज्य में रहती थी। मुझे घुड़सवारी और शिकार का बड़ा शौक था। मैं अक्सर अपने साथियों के साथ जंगल में जाती और तीर कमान से निशाना साधा करती। वो थोड़ा रुकी, आंसू पोंछे और आगे बोली, एक दिन मैं अकेली ही घोड़े पर सवार होकर जंगल में निकल गई। अचानक मेरी नज़र एक सुंदर हिरन पर पड़ी। मैंने बिना सोचे समझे तीर चलाया, लेकिन तीर अपने निशाने से भटक गया और पास बैठे एक वृद्ध ऋषि के हाथ में जाकर लग गया। पूरा दरबार चौंक गया। किसी ने धीरे से कहा, ओह, ऋषि को चोट लगना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। रानी ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। ऋषि के हाथ से खून बहने लगा। मैं घबराकर घोड़े से उतरी और उनके पैरों में गिर गई। लेकिन ऋषि बहुत क्रोधित थे। उनकी आंखों में आग थी। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख स्त्री, तेरा अपराध अक्षम्य है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पुत्र मनुष्य नहीं, एक लोटा होगा। ये सुनते ही दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। सबकी सांसें अटक गईं। रानी की आवाज बाहर आ गई। उसने कांपते हुए कहा, मैंने बहुत रो रोकर उनसे माफी मांगी। उनके पैरों पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर विनती की। मैंने कहा, महाराज, कृपा करिए, आप संत हैं, दयालु हैं। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। दरबारी भी भावुक हो गए। मेरी लगातार विनती देखकर ऋषि का दिल थोड़ा पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, श्राप तो रहेगा, पर एक राह छोड़ देता हूं। जब कभी उसका पिता उसे अपने प्यार से गोद में उठाएगा और उसमें पानी डालकर स्वयं पिएगा, तभी वह अपने असली रूप में आएगा। ये कहते कहते रानी की आवाज टूट गई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, आज वही पल आया है। यही वजह है कि हमारा पुत्र अब एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ है। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे किसी ने नियति का गुप्त दरवाजा खोल दिया हो। कुछ दरबारियों ने धीरे से कहा, ये तो भगवान का खेल है। नियति ने जो लिखा था वही हुआ। अब समझ आया कि यह लोटा क्यों हमेशा राजा के पास रहता था। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी दोनों थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज से यह मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी है। यही भविष्य में इस राज्य का राजा बनेगा। उनकी आवाज गूंज उठी। पूरा महल तालियों और जय जयकार से गूंज गया। राजकुमार की जय हो, महाराज की जय हो।
छोटी रानी की आंखों से आंसू थम गए। उसका वर्षों का अपमान, ताने और अकेलापन सब खत्म हो गया। अब वो सबकी नजरों में सम्मानित थी। राज्य में उत्सव शुरू हो गया। बाजे गाजे बजे, लोग नाचे, मिठाइयां बांटी गईं। हर गली कूचे में यही चर्चा थी, हमारे लोटा राजकुमार असली रूप में आ गए हैं। अब जब लोटे से निकला राजकुमार बड़ा हुआ तो उसकी परछाई की तरह ही लोग उसकी तारीफ करने लगे। नरमी से बोला करता, तूफान में भी शांत रहता और तलवार की कला में भी कमाल दिखाता। बस ऐसी खूबियां देखकर राजा का मन पिघल गया। अक्सर दरबार में राजा कहता, ये मेरा लाल है, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और यह बात जैसे हर किसी के कान में पवन की तरह घुल घुल कर पहुंच गई। छोटी रानी के चेहरे पर तो खुशी की ऐसी चमक थी कि पूछो मत। वह हमेशा राजा के पास बैठकर अपने बेटे को निहारती और खुद से कहती, हे भगवान, तूने तो मेरे लिए कुछ कमाल कर दिया। पर बड़ी रानी और मंझली रानी के चेहरे पर वही पुरानी शीतलता नदारद होने लगी, उनकी आंखों में जलन का नेहसा बैठ गया था। दोनों रानियां आपस में मिली, बातों का रंग साड़ सा हुआ और जहर की तरह उनकी बातें गहराती गईं। एक शाम जब चाय का प्याला ठंडा हो चुका था और चांद महल की ऊंची मीनारों पर झुरमुट कर रहा था, दोनों रानियों ने मिलकर आगे की सोचने लगी। बड़ी रानी बोली, देखो बहन, अगर अब यही लोटा पुत्र राजा बन गया तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों की क्या औकात रहेगी? मंझली रानी ने आंखें तरेरते हुए कहा, बिल्कुल, और वो छोटी रानी, कल तक हमारी चम्मच छाछू थी, आज कैसी शान से हंसती है। हमें कुछ करना होगा। उनके दिलों में जो जज्बा उभरा था, वह कोई सामान्य ईर्ष्या न थी, ये तो पद, प्रतिष्ठा और आने वाली नस्ल की सुरक्षा की चिंता थी। पर इस चिंता ने जहर लिया और षड्यंत्र के बीज बो दिए। दोनों ने तय किया कि साधा नहीं बल्कि सोची समझी चाल चलेंगे। सीधा वार करने से शक होगा, इसलिए चालाकी से काम लेना होगा। उन्होंने महल के कुछ निर्लज और लोभी नौकरों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। सोने चांदी और छोटे छोटे गहने बांटे गए, मीठे शब्दों के साथ। कुछ कमजोर सिपाही, जिनकी आंखें चमक सी रहती थीं, अपनापन दिखलाकर उन दोनों के इशारे मान गए। ऐसे ऐसे लोग मिल गए जिनका अपना फायदा बड़ा मकसद था। लेकिन षड्यंत्र में सब कुछ सादा नहीं था। छोटी रानी बेखबर थी और राजकुमार मासूम। वह अभी भी बागों में घोड़े दौड़ाता, महल के पिछवाड़े में पेड़ों से झूला झूलता और बड़े होने के नाते राजा की गोद में सिर टिकाकर हंसता। उसकी हर अदा में लोगों को कुछ न कुछ अच्छा नजर आता, इसी कारण राजा की मूरत उसकी तरफ झुकती चली गई। सब कुछ योजना के अनुसार होना था। रानियों ने सोचा कि राजकुमार को किसी बहाने महल से बाहर भेजा जाए। एक शिकारी प्रशिक्षण, बड़ी रानी ने कहा, या फिर किसी दूर के मेला में भेज देना, जहां बहाने से उसका मार्ग बदलकर कोई रास्ते में उसे उठा ले। मंझली ने चतुराई से कहा, हाँ, और रास्ते में कोई हादसा ठीक से कर देना, दिखेगा जैसे दुर्भाग्य ही हो गया। फिर महल के कुछ भरोसेमंदों को चुना गया, वह वही लोग जो रात में सोते हुए भी सपने में खजाना देखते थे। उस रात राजा ने राजकुमार के लिए एक छोटे से प्रशिक्षण यात्रा का आदेश दिया। थोड़ी आजादी देनी चाहिए, उसे शौर्य की झलक दिखानी चाहिए, राजा ने कहा। बड़ी रानी ने मुंह पर मासूमियत की पट्टी बांध ली और बोल पड़ी, महाराज, यह अच्छा विचार है, आपकी आंखें सही हैं। मंझली ने भी समर्थन जताया। रूपरेखा पूरी दिखने लगी। राजकुमार खुशी खुशी तैयार हुआ। छोटी रानी ने उसे प्यार से संवार कर भेजा, मानो जैसे वही दुनिया है। किसी ने यह नहीं सोचा था कि किस कदर का सांप उनके पलने में घुल गया था। जैसे ही राजकुमार महल के द्वार से निकला, कुछ सिपाहियों ने उसे बाहर के मार्ग पर भेजा, वही लोकल रास्ता, जहां पेड़ों के बीच एक छुपा हुआ पथ था। वहां दो पैरोकारों ने उसे पकड़ने का बहाना किया। महाराज की आज्ञा से हम तुम्हें दूर प्रशिक्षण स्थल दिखाएंगे। राजकुमार ने बेफिक्र होकर उनका हाथ थामा। पर नियति और षड्यंत्र के बीच का फर्क बहुत पतला था। तभी अचानक हुई तेज आवाज, कोई झटका, कोई गिरना, और फिर अजीब सा कोहरा घिर गया। राजकुमार गिर पड़ा, चीखें मची। कुछ सिपाही पीछे खड़े देखते ही रहे, तो कुछ की आंखों में पछतावा था, पर उनकी जुबानें चुप थीं, क्योंकि वे भी तो उन्हीं रानियों के लालच में फंसे थे। राजकुमार को घसीटकर एक सुनसान बाड़े में ले जाया गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था। पर भाग्य किसी का दास नहीं होता। राजकुमार की आंखों में मासूमियत और हिम्मत दोनों बसी थीं।
गिरते हुए भी उसने अचानक कुछ आवाजें सुनी, किसी ने उस पर पानी डाला, किसी ने कहा उठो। और तभी पास से एक बूढ़े शिकारी की परछाई आई, जिसने सब कुछ देखा और समझ लिया कि चीजें झूठी नहीं हैं। वह चुपके से आया, अपने कंधे पर रसीले रस्से से कुछ फैसला किया और राजकुमार को छिपाकर वहां से ले गया। जब छोटी रानी को खबर मिली कि राजकुमार वापस नहीं आया, उसका सिर चकरा गया। उसने दरबार में दौड़कर राजा से कहा, महाराज, मेरा लाल कहाँ गया? राजा का चेहरा कह रहा था कि उसे शक है पर प्रमाण नहीं। बड़ी रानी और मंझली रानी तो मासूम की तरह बैठी थीं, पर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान का कतरन थी। जीत के सपने अब भी उनका पीछा कर रहे थे। उस रात महल में बिजली तक थम सी गई थी। छोटी रानी की आंखों में एक नई आग जल उठी। अब वह तय कर चुकी थी कि कुछ छुपा है। उसने खुद अपने कुछ भरोसेमंदों को बुलाया और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन महल में झूठ और साया दोनों इतने घने थे कि सच को बाहर निकालना आसान न था। और इधर बाहर जंगल के कोने में राजकुमार जोर से रोया नहीं। उसने तभी समझ लिया था कि जो कुछ भी हुआ है, उससे लड़ना होगा। उसके मन में पिता के प्रति प्यार था और माँ की मासूमियत की रक्षा करने का फर्ज था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा और साहस दोनों जगह थे, जो आगे आने वाले समय में उसके लिए राह बनेंगी। जंगल की रात और भी गहरी हो चली थी। ऊपर आसमान में आधा चांद अपनी धुंधली रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। पेड़ों की शाखें हवा में हिल रही थीं और झाड़ियों में से झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हर थोड़ी देर पर कहीं कोई उल्लू बोल देता तो चारों तरफ का सन्नाटा और भी रहस्यमय लगने लगता। राजकुमार और शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। राजकुमार के मन में अभी भी वो सवाल गूंज रहा था, ये आदमी जो मेरे दुश्मनों का भेजा हुआ था, आखिर क्यों मेरे साथ खड़ा है? राजकुमार ने आखिर पूछ ही लिया, भाई, तूने मेरी जान क्यों बचाई? तुझे तो मेरे दुश्मनों ने भेजा था। मुझे मारकर ही तेरा काम पूरा होना था। शिकारी ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, सही कहते हो राजकुमार, मुझे भेजा जरूर गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारा चेहरा देखा, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई और मासूमियत थी, वो देखकर मेरा मन कांप उठा। मैं तीर चलाने ही वाला था, तभी खुदा का करिश्मा हुआ, मेरा तीर राख बन गया। उसी पल मुझे लगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। उस वक्त समझ गया कि अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया तो वो सबसे बड़ा गुनाह होगा। राजकुमार ने भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई, तूने मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि पूरे राज्य को भी बचा लिया। क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो मेरा राज्य दुश्मनों के हाथ चला जाता। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर राजकुमार ने शिकारी की आंखों में गहराई से देखा, मानो उसे अपना सगा भाई मान लिया हो। शिकारी के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आई। दोनों चलते चलते जंगल के और भीतर पहुंच गए। अचानक शिकारी रुका और धीरे से बोला, महाराज, इस जंगल के बारे में एक रहस्य है जो मुझे बचपन से सुनने को मिलता रहा है। कहते हैं जंगल के बीच एक गुप्त राह है। अगर कोई उस राह पर कदम रखे तो वो अपने असली भाग्य से टकराता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, उसमें बड़े खतरे भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस रास्ते पर ले जा सकता हूँ। राजकुमार का दिल उत्सुक हो उठा। वह सोचने लगा, अगर ये सच है तो शायद मुझे अपने जीवन का मकसद वही मिलेगा। आखिर मैं लोटे से पैदा हुआ था, जरूर मेरी किस्मत में कुछ खास लिखा है। उसने बिना देर किए हामी भर दी। हाँ भाई, मुझे उस राह पर ले चलो, मैं तैयार हूँ। दोनों एक संकरी पगडंडी पर चलने लगे। उस पगडंडी पर चारों ओर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने प्राचीन लिपि में मंत्र लिख दिए हो। उन चिन्हों से हल्की हल्की नीली रोशनी फूट रही थी और हवा में जैसे कुछ फुसफुसाहट गूंज रही थी। काफी देर चलने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। सामने एक झील थी, मगर वो कोई साधारण झील नहीं थी। उसका पानी नीला नहीं, बल्कि सुनहरा चमक रहा था। चांद की रोशनी उस झील पर पड़ते ही वो और भी दिव्य लगने लगी। राजकुमार जैसे ही झील के पास पहुंचा, उसे लगा मानो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। सारी थकान, चिंता और डर उस पानी में समा गए। तभी अचानक झील से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, लोटा राजकुमार, तू अपनी असली पहचान जानने आया है ना? राजकुमार चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था।
उसने ऊंची आवाज में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। झील का पानी लहराने लगा। धीरे धीरे उसमें से एक आकृति उभरने लगी। वो एक महिला की आकृति थी, सुनहरी आभा से घिरी हुई। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो चांद और सूरज दोनों की रोशनी उसमें समा गई हो। वो देवी स्वर में बोली, बेटा, तू जल और धरती का पुत्र है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं बल्कि एक योजना थी। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, लेकिन तेरी आत्मा इस झील से निकली है। तू इस राज्य की रक्षा के लिए भेजा गया है। याद रख, तेरी शक्ति सिर्फ तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि तेरी दया और न्याय में है। राजकुमार आश्चर्य से भर गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, माँ, मुझे बताए मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे करूं? मेरे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। देवी ने मुस्कुराकर झील का पानी उठाया और राजकुमार के माथे पर छिड़क दिया। अब तेरी असली शक्ति जाग उठेगी। जब भी राज्य पर संकट आएगा, तू बस अपना हाथ धरती या पानी पर रख देना। प्रकृति खुद तेरे साथ खड़ी होगी। हवा, आग, जल, मिट्टी सब तेरा साथ देंगे। ये कहकर देवी धीरे धीरे झील में विलीन हो गई। शिकारी ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत राजकुमार के पैरों पर गिरते हुए कहा, महाराज, अब मुझे समझ आया कि आपको क्यों बचाना जरूरी था। आप कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुदा की ताकत से जन्मे हुए हैं। मेरी किस्मत है कि मुझे आपका सेवक बनने का मौका मिला। राजकुमार ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, नहीं भाई, तू सेवक नहीं, अब से तू मेरा भाई और साथी है। हम मिलकर इस राज्य की रक्षा करेंगे। रात बीत गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, जंगल का सन्नाटा टूट गया। पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। राजकुमार और शिकारी महल की ओर लौटने लगे। लेकिन अब राजकुमार पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे अपनी नियति साफ दिख रही हो। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचा, उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अब मैं केवल राजकुमार नहीं, बल्कि इस राज्य का रखवाला हूं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अपनी धरती और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। राजकुमार और शिकारी जंगल से वापस लौटे। रात की रहस्यमयी घटनाओं ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। राजकुमार के दिल में अब कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसे अब पता था कि उसका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक योजना थी। धरती और पानी ने मिलकर उसे इस राज्य का रखवाला बनाया था। सुबह की लालिमा फैल रही थी। महल की मीनारें दूर से सोने जैसी चमक रही थीं। शिकारी ने धीरे से कहा, महाराज, अब आप जब महल में कदम रखेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। लोग आपको पहले बस राजा का बेटा समझते थे, अब वो आपको धरती का सच्चा वारिस जानेंगे। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, लेकिन अभी सबसे बड़ा काम बाकी है। मुझे अपने पिता का विश्वास और अपनी माँ का मान वापस दिलाना है। महल में जब दोनों पहुंचे तो दरबार में पहले से ही हलचल मची हुई थी। राजा परेशान बैठे थे। मंत्री और दरबारी तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था राजकुमार का अब कोई सुराग नहीं मिला, शायद उसे दुश्मनों ने मार डाला। कोई और कह रहा था अगर राजकुमार नहीं लौटे तो राज्य का वारिस कौन होगा। तभी दरवाजा खुला और राजकुमार शिकारी के साथ अंदर आया। सबकी आंखें चमक उठीं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा खुद खड़े हो गए और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तू जिंदा लौट आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे आपसे एक विनती करनी है। जिस शिकारी को आप दुश्मन समझते थे, वही मेरी जान का रखवाला है। अगर ये न होता तो मैं आज यहाँ न होता। राजा ने शिकारी की ओर देखा। उसके माथे पर गहरी लकीरें थीं, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, आज से तू सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि इस राज्य का रक्षक है। शिकारी ने हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, महाराज, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं राजकुमार के साथ रह सकूं। इसी बीच सबसे छोटी रानी, यानी राजकुमार की मां, आंसू भरी आंखों से दौड़कर आई। उसने बेटे को गले लगा लिया। मेरे लाल, तू ठीक है ना? कितने सालों तक सबने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे लोटा कहकर ताना दिया, लेकिन आज तू ही सबका सहारा है। राजकुमार ने मां का हाथ थाम कर कहा,
अम्मी, अब किसी को हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से चैन कहाँ लेने देती है। तभी खबर आई कि पड़ोसी राज्य का शहजादा अपनी सेना लेकर हमला करने आ रहा है। उसके कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि यहाँ का राजकुमार जंगल में खो गया है और राज्य अब कमजोर हो गया है। दरबार में अफरा तफरी मच गई। राजा चिंतित हो गए, लेकिन राजकुमार शांति से खड़ा हुआ और बोला, पिताजी घबराए मत, अब इस राज्य का रखवाला लौट आया है। ये धरती और ये पानी मेरी ताकत है। सबने आश्चर्य से देखा। राजकुमार बाहर खुले आंगन में गया। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और बोला, हे धरती माँ, अपने बेटे की मदद कर। अचानक धरती हिली और किले की दीवारें और मजबूत हो गईं। सैनिकों की तलवारें चमक उठीं। फिर राजकुमार ने पास के तालाब में हाथ रखा और कहा, हे जलदेव, मेरे लोगों को ताकत दे। तालाब का पानी लहराने लगा और अचानक से पूरे सैनिकों की प्यास मिट गई। उनके शरीर में अजीब सी शक्ति दौड़ गई। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन सेना महल की ओर बढ़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किले की दीवारें अभेद्य हैं और अंदर के सैनिक अजेय ताकत से लड़ रहे हैं, तो उनका मनोबल टूट गया। राजकुमार खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरा। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और दया झलक रही थी। उसने दुश्मन शहजादे को ललकारा, भाई, अगर तू सिर्फ राज्य पाने के लिए लड़ रहा है तो ये व्यर्थ है। असली राज तो वही है जहां जनता खुश हो और धरती शांति से सांस ले सके। दुश्मन शहजादा उसकी बातों से चौंक गया। उसने तलवार नीचे कर दी और बोला, तू सच कहता है। मैंने लालच और झूठी शान के लिए ये सब किया, लेकिन तू सच्चा राजा है क्योंकि तेरे दिल में नफरत नहीं, इंसानियत है। इस तरह बिना खून बहाए युद्ध खत्म हो गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गाते बजाते हुए कहने लगे, लोटा राजकुमार जिंदाबाद, हमारे धरती पुत्र जिंदाबाद। राजा ने सबके सामने घोषणा की, आज से मेरा उत्तराधिकारी यही होगा। यही असली वारिस है, जिसने न सिर्फ राज्य की लाज बचाई, बल्कि हमारी धरती और हमारी प्रजा को नया जीवन दिया। सबसे छोटी रानी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर गिरने लगे। वो सोच रही थी, आज मेरा बेटा वो मुकाम पा गया जिसके लिए उसे दुनिया ने ठुकराया था। शाम को महल में दीप जलाए गए। हर गली, हर आंगन रोशनी से चमक रहा था। प्रजा खुशी में नाच रही थी। राजकुमार अपने माता पिता और शिकारी भाई के साथ खड़ा था। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, अब मैं सिर्फ राजकुमार नहीं, इस धरती का बेटा हूँ। मेरा जीवन अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा और अपनी माँ धरती के लिए है। और इस तरह लोटा राजकुमार की कहानी पूरी हुई। एक ऐसा राजकुमार जिसे दुनिया ने पहले हंसी का पात्र बनाया, पर जिसने साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है।